कानपुर का लैम्बोर्गिनी कार एक्सीडेंट हो, जनकपुरी का बाइक एक्सीडेंट हो, ग्रेटर नोएडा में हुआ युवराज मेहता कार इंसिडेंट हो, या फिर साल 2024 में हुए पुणे पोर्श कार एक्सीडेंट का मामला हो, इन सब में आपको एक ही चीज कॉमन देखने को मिलेगी कि हमारे देश में जब भी कोई इस तरह की दुर्घटना होती है तब बस दो ही चीजें देखी जाती है। पहला ये कि गलती करने वाला कौन था, और दूसरा ये कि इस गलती का शिकार होने वाला कौन था। इन दोनों में से जो भी गरीब होगा गलती बस उसी की ही होगी, भले ही वहां कितने ही आई विटनेस क्यों ना हो, जिन्होंने अपनी आंखों से खुद ये सब होता देखा होगा, कितने ही सबूत उस अमीर शहजादे के खिलाफ क्यों ना हो, लेकिन गलती तो उस गरीब आदमी की ही होगी, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान सभी चीजों को इतना ज्यादा मैनिपुलेट कर दिया जाता है कि एक टाइम के बाद तो खुद आपको ये लगने लगेगा कि बेचारे एक अमीर बच्चे को फंसाया जा रहा है। कानपुर में हुआ लैम्बोर्गिनी कार एक्सीडेंट भी इसी का एक उदाहरण है। Kanpur Lamborghini crash involving the son of a tobacco businessman. In the VVIP brand Lamborghini crash matter, the car behind the wheels of a speeding Lamborghini involved in this accident. Kanpur Lamborghini crash case lays bare the ugly reality of the existing VVIP culture in our country. जय हिंद, मेरा नाम है अनुराग शर्मा और स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आप ये बात मानो या ना मानो, लेकिन इंडिया में कानून सबके लिए एक बराबर नहीं होता। आपने अभी हाल ही में जनकपुरी बाइक एक्सीडेंट के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें एक 25 साल का युवक कमल अपनी जॉब से घर जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में ही जल बोर्ड वालों ने एक बड़ी लापरवाही करते हुए एक 14 से 15 फीट गहरा गड्ढा खोद दिया, जहां उन्होंने ना तो कोई बैरिकेटिंग लगाई और ना ही कोई साइन बोर्ड, जिसके चलते कमल रात के अंधेरे में अपनी बाइक समेत उस गड्ढे में गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अब इस लापरवाही के पीछे जल बोर्ड के अधिकारी और कॉन्ट्रैक्टर की बहुत बड़ी लापरवाही थी, जिन्होंने रास्ते में गड्ढा खोदते समय वहां से गुजरने वाले लोगों के लिए कोई भी सेफ्टी मेजर्स लेते हुए कोई भी बैरिकेटिंग या साइन बोर्ड नहीं लगाए। लेकिन इसमें गिरफ्तारी किसकी हुई? एक योगेश नाम के मजदूर की, जिसे इस जुर्म में गिरफ्तार किया गया कि उसने कमल को गड्ढे में गिरते हुए देखने के बावजूद भी पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। और दूसरा इस साइट के सब कॉन्ट्रैक्टर राजेश कुमार प्रजापति। लेकिन क्या इस पूरे हादसे के जिम्मेदार सिर्फ ये दोनों ही थे, या फिर जल बोर्ड के अधिकारियों की लापरवाही के साथ साथ एक बहुत बड़ा सिस्टम फेलियर भी था, जो आए दिन मासूम लोगों की हत्या कर रहा है? इससे पहले जब नोएडा का युवराज मेहता वाला केस हुआ, उसमें भी एक बहुत बड़ा सिस्टम फेलियर था, जिसमें तो पहले तो रोड का डिजाइन ही कुछ इस तरह का बनाया गया था कि रोड अचानक 90 डिग्री के एंगल पर टर्न हो जाता है, जिसके चलते जब युवराज की गाड़ी वो टर्न लेने के बजाय सामने सीधा पानी से भरे एक बहुत बड़े गड्ढे में जा गिरी, जो गड्ढा वहां एक मॉल या बिल्डिंग के बेसमेंट बनाए जाने के लिए किया गया था। अब असल में युवराज की मौत उस गड्ढे में गिरने की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि सिस्टम की लापरवाही, जिन्होंने मौके पर पहुंचने के बाद भी उसे बचाने की कोशिश नहीं करी, और खराब रोड डिजाइन की वजह से उसकी मौत हो गई। और इस केस में भी चीजों को मैनिपुलेट करते हुए सिस्टम अपनी नाकामी बचाने के लिए उस डिलीवरी बॉय पर प्रेशर बनाते हैं कि वो मीडिया के सामने ये झूठी स्टेटमेंट दे कि रेस्क्यू टीम ने भी पानी में उतरकर युवराज को बचाने की कोशिश करी थी। अगर आपके मन में हमारे देश के सिस्टम और कानून प्रक्रिया को लेकर अभी भी कोई डाउट बचा हो, तो अब साल 2024 में हुए पुणे पोर्श कार एक्सीडेंट को याद कर लीजिए, जिसमें एक अमीर घर का एक 17 साल का लड़का वेदांत अग्रवाल नशे की हालत में धुत होकर अपनी तेज रफ्तार पोर्श गाड़ी से दो लोगों को टक्कर मार देता है, जिससे उन दोनों की ही ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। लेकिन इससे क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि टक्कर मारने वाला तो एक अमीर घर का लड़का था और मरने वाले वो दोनों लोग मामूली से सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही तो थे, जिसके चलते उससे सिर्फ एक ऐसे लिखवाकर छोड़ दिया जाता है। अब आप शायद यहाँ ये आर्ग्यू करेंगे कि बाद में तो उसे कस्टडी में ले ही लिया गया था, तो बात यहाँ सिर्फ पुलिस कस्टडी की नहीं है, बल्कि हमारे सो कॉल्ड सिस्टम की है, जिसने इस एक्सीडेंट में दो लोगों की जान चले जाने पर भी उसे सिर्फ 300 वर्ड का ऐसे लिखवाकर छोड़ दिया। अब यहाँ उस अमीर लड़के की जगह कोई और होता तो क्या उसे भी 300 वर्ड के ऐसे पर छोड़ दिया जाता? शायद नहीं। तो फिर ये भेदभाव क्यों? अब कानून प्रक्रिया का इसी तरह का भेदभाव हमें साल 2026 में भी देखने को मिला, जब 8 फरवरी को एक लैम्बोर्गिनी कार ने सड़क पर मौत का नंगा नाच खेला, जिसमें 6 लोग घायल हुए और एक बाइक सवार तो हवा में 10 फीट ऐसे उछला जैसे मानो कोई स्टंट चल रहा हो।
पर असली स्टंट तो एक्सीडेंट के बाद शुरू हुआ, जब आरोपी शिवम मिश्रा को बाउंसर ने गोद में उठाकर ऐसे निकाला जैसा वो कोई जंग जीत कर आया हो। और हमारी पुलिस वो तो बेचारी 24 घंटे तक सर्च ऑपरेशन में ही लगी हुई थी, ताकि ये पता लगाया जा सके कि भाई गाड़ी कौन चला रहा था। जिस वक्त पूरा कानपुर ऑलरेडी ये वीडियो देख चुका था। और तब तक के लिए गाड़ी को भी थाने में कपड़ा उड़ाकर वीआईपी रेस्ट दिया गया, ताकि बेचारी लैम्बोर्गिनी को किसी की नजर ना लग जाए। लेकिन ये कोई सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है, बल्कि हमारे सो कॉल्ड सिस्टम का एक्सरे है, जो बताता है हमारा सिस्टम अंदर से कितना खोखला हो चुका है। हमारे देश का कानून भी सबके लिए एक बराबर नहीं है। अगर कोई पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटी या अमीर व्यक्ति कोई अपराध कर दे, तो उसके लिए कानून प्रक्रिया भी अलग से उसके कंफर्ट के अकॉर्डिंग तय की जाती है कि भाई अब इतने बड़े आदमी है तो कानून प्रक्रिया भी तो उसी हिसाब से चलानी पड़ेगी कि उन्हें कोई दिक्कत ना हो जाए। फिर चाहे हमारे सो कॉल्ड सिस्टम को जितना मर्जी लचका मटका कर मैन्युपुलेट ही क्यों ना करना पड़े। मैं तो बस जाते जाते आपसे यही कहना चाहूंगा कि सड़क पर निकलते समय ज्यादा सतर्क रहे, क्योंकि हमारे देश की सड़कें खतरे से खाली नहीं है। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।